हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर का आधा चैप्टर को कंप्लीट भी कर लिया था, ठीक है। चैप्टर का नाम का यदि बात करें तो चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये पूरा चैप्टर का नाम है। चैप्टर में कुल मिलाकर के 73 क्वेश्चन निकले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के 73 क्वेश्चंस निकले हैं और उसमें से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब जो हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे वो 36 से स्टार्ट होगी, ठीक है। आप लोगों को इसी टाइप का और भी यदि बहुत सारा अपडेट्स चाहिए या तो फिर बहुत सारे चैप्टर डिटेल में चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा वीडियो, ठीक है। इसी अध्याय का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जिसने किया था उसका नाम था हरिसेन, ठीक है। हरिसेन ने इसका रचना किया था। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों को बोला जा रहा है कि हरिसेन कौन थे, ठीक है। तो हरिसेन कौन थे, तो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन की गुप्त सम्राट में सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन थे, तो गुप्त सम्राटों में सबसे शक्तिशाली सम्राट जो थे उसका नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मौर्य काल में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय का नाम लिखे। तो मौर्य काल में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय, ठीक है, जो बनाया गया जलाशय था उसका नाम था सुदर्शन झील, ठीक है। आगे यदि क्वेश्चन पर बात करें क्वेश्चन नंबर 41, तो जातक कथाएं कब लिखी गई। तो जातक कथाएं पहली शताब्दी को लिखी गई थी, ठीक है। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 42 पर कि दंती दुर्ग क्या है। तो दंती दुर्ग एक जातक कथा है, ठीक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 43 पर, तो क्वेश्चन नंबर 43 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन पर लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था लोहे की फाल वाली हल का, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि मनुस्मृति नामक ग्रंथ को कब लिखा गया था। तो मनुस्मृति नामक ग्रंथ को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था, ठीक है। मतलब लगभग 400 सालों के बीच लिखा गया था। और कब से, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के बीच लिखा गया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 45 पर, तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है पाली भाषा के गृहपति शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। गृहपति शब्द का क्या अर्थ है, तो छोटे किसान या जमींदार, गृहपति का अर्थ होता है, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 46 पर, तो क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो हर्षवर्धन जो थे वो कन्नौज के शासक थे, ठीक है, कन्नौज के शासक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 47 पर, तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हर्षवर्धन का जीवनी किसने लिखा। तो हर्षवर्धन का जीवनी जिसने लिखा था उसका नाम था बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट। आगे यदि क्वेश्चन नंबर 48 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हर्षवर्धन का जीवनी का क्या नाम था। तो हर्षवर्धन का जीवनी का नाम था हर्षचरित्र, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 49 पर, तो क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है कि बाणभट्ट कौन थे। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि प्रभावती गुप्त कौन थी। तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त है और उनके चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री थी प्रभावती गुप्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 52 पर, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों को दान किए जाने वाले भूभाग को क्या कहते थे। तो ब्राह्मणों को जो दान किया जाता था उस भूभाग को कहा जाता था अग्रहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसमें पूछा जाए पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र का विकास किस गांव से हुआ। तो पाटलिपुत्र जो नाम है, मतलब पाटलिपुत्र गांव का विकास किस गांव से हुआ था, तो जिसका नाम था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था, वहां से फिर परिवर्तित होकर के वो पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हो गया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 55 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री सुएन त्सांग भारत कब आया था। तो यह आया था 7वीं शताब्दी के समय आया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि 56 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 जो है, क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोगों को बोला जा रहा है कि मौर्य काल के अभिलेखों में उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल के अभिलेखों में उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। आगे यदि क्वेश्चन नंबर 58 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ पहला सिक्का किस शासकों ने प्रारंभ किया। ठीक है, तो शासकों की प्रतिमा मतलब चित्र और शासकों के नाम के साथ पहला सिक्का जिसने जारी किया था वो थे हिंद यूनानी शासक। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले ऐसा किया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 59 पर, तो क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस शासकों ने जारी किए। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किया था। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 60 पर, तो जिसमें बोल रहा है सोने के सबसे भव्य सिक्कों को किस शासकों ने प्रारंभ किया था। सोने के सबसे भव्य सिक्का को जारी किया था गुप्त शासकों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यूनानी भाषा के शब्द पेरिपल्स का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है समुद्री यात्रा। ठीक है, पेरिपल्स का क्या अर्थ है, तो समुद्री यात्रा। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पर, तो क्वेश्चन नंबर 62 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यूनानी या यूनिनी लिख दिया गलती से, यूनानी होगा। यूनानी शब्द एरिथ्रियन किसके लिए उपयोग होता था। तो एरिथ्रियन लाल सागर के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 जो है जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्राचीन सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्रह्म लिपि या तो फिर ब्राह्मणी लिपि बोल सकते हो, ये स्पेलिंग गलत है, ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कब निकाला। तो ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला था 1838 ईस्वी को। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 65 पर, तो क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है हम लोगों को कि खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला। तो खरोष्ठी लिपि का अर्थ भी निकाले थे जेम्स प्रिंसेप ने ही। ठीक है, ब्राह्मणी और खरोष्ठी दोनों को निकाला था इनका दोनों का अर्थ। आगे हम लोगों को पूछा जा रहा है कि अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधि कौन कौन सी थी। मतलब अशोक ने जो खुद उपाधि धारण की थी वो कौन कौन सा था। तो पहले देवानामपिया और दूसरा प्रियदर्शी। ठीक है, तो ये दोनों उपाधि उन्होंने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 67 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 है देवानामपिया शब्द का क्या अर्थ है। तो देवानामपिया शब्द का अर्थ है देवताओं का प्रिय। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यदि 68 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 हम लोगों को पूछा जा रहा है प्रियदर्शी शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रियदर्शी शब्द का अर्थ है देखने में सुंदर। ठीक है, देखने में सुंदर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 69 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन जो हुआ था वो था 1784 ईस्वी को। ठीक है, 1784 ईस्वी को, मतलब 1784 ईस्वी को। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 70 पर, तो क्वेश्चन नंबर 70 हम लोगों को पूछा जा रहा है कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख कब एकत्रित किए थे। तो 1810 के दशक में जो है उन्होंने एकत्रित किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 71 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 हम लोगों को पूछा जा रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक का अभिलेख का अंश कब प्रकाशित किया। तो अशोक के अभिलेख का अंश जो प्रकाशित किए थे 1877 ईस्वी को प्रकाशित किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है हम लोगों का एपिग्राफिया कर्नाटका कब प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ था 1886 ईस्वी को। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पर, तो क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है कि एपिग्राफिया इंडिका कब प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी को। ठीक है, तो ये था आप लोगों का चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उन सभी को बताया है। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हो तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। और जैसे जैसे मेरा मोटिवेशन लेवल और थोड़ा बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा। ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।